सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है तिवारी एकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 के सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आने वाले राजनीति विज्ञान के भाग 2 में अध्याय 8 की, जिसका शीर्षक है क्षेत्रीय आकांक्षाएं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पैराग्राफ को, जिसका शीर्षक है क्षेत्र और राष्ट्र। इस पैराग्राफ में हमें क्या बताया है? इसमें हमें ये बताया है कि जो स्वायत्तता की मांग है उसको 1980 के दशक के रूप में देखा जा सकता है। इस समय की अगर हम बात करें तो देश के जो अलग अलग हिस्से थे उसमें एक मांग उठी और उस मांग ने क्या किया, जो संवैधानिक हदें थी उनको भी पार किया। निसंदेह ये जो मांग थी ये स्वायत्तता की ही मांग थी। कई आंदोलन हुए और उन आंदोलनों में शामिल जो लोग थे उन्होंने क्या किया, हथियार भी उठाए अपनी मांग के पक्ष में। इसके साथ ही साथ सरकार ने क्या किया, उनको दबाने के लिए जवाबी कार्यवाही भी की और इस क्रम में राजनीतिक और चुनावी प्रक्रिया जो है वो बाधित हुई, अवरुद्ध हुई। अब ऐसा कहने में बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं है कि जो स्वायत्तता की मांग है दोस्तों, उसको लेकर जो अधिकतर संघर्ष लंबे समय तक चल रहे थे वो जारी रहे और ये जो संघर्ष थे इन पर केंद्र सरकार जो है उसको विराम लगाने के लिए संघर्षों को सुलह की बातचीत का रास्ता अख्तियार करना पड़ गया और स्वायत्तता के आंदोलन की अगुवाई कर रहे जो समूह थे उनके साथ में करने पड़े क्या, समझौते। दोस्तों, बातचीत की एक लंबी प्रक्रिया हुई, उसके बाद क्या हुआ, दोनों पक्षों के बीच हो जाता है समझौता, है ना। बातचीत का जो लक्ष्य है वो ये रखा गया कि विवाद के जो मुद्दे हैं उनको संविधान के दायरे में रहकर ही निपटा लिया जाए। बहरहाल समझौते तक पहुंचने की ये जो यात्रा है ये बड़ी दुर्गम रही और इसमें जब तब हिंसा के स्वर उभर कर सामने आ रहे थे। अब जब हमने ये देख लिया है क्षेत्र और राष्ट्र के अंतर्गत आने वाला पहला पैराग्राफ, तो इसी शीर्षक के अंतर्गत आने वाले दूसरे पैराग्राफ को भी समझिए, जिसका शीर्षक है भारत सरकार का इस पर नजरिया। दोस्तों, जैसा कि यहाँ पर बताया हुआ है कि राष्ट्र निर्माण की जो प्रक्रिया है और भारत का जो संविधान है उसके बारे में जब हम पढ़ते हैं ना, तो डाइवर्सिटी यानी जो विविधता है उसके एक बुनियादी सिद्धांत की चर्चा हमारी नज़रों से बार बार गुजरी है। भारत में दोस्तों विभिन्न क्षेत्र हैं और भाषाई समूह भी हैं जिनको अपनी संस्कृति बनाए रखने का अधिकार होगा। अब हमने एकता की भावधारा से बंधे एक ऐसे सामाजिक जीवन के निर्माण का निर्णय लिया था जिसमें कि इस समाज को आकार देने वाली जितनी भी संस्कृतियां हैं, तमाम संस्कृतियों की विशिष्टता जो है वो बनी रहे। दोस्तों, अगर बात करें भारतीय राष्ट्रवाद की, तो इसने एकता और विविधता के बीच संतुलन साधने की कोशिश की है। राष्ट्र का मतलब तो ये नहीं होता ना कि क्षेत्र को नकार दिया जाए, बिल्कुल भी ये नहीं होता, हम जानते हैं। इस अर्थ में भारत का जो नज़रिया है वो यूरोप के कई देशों से अलग रहा, जहां सांस्कृतिक विभिन्नता को राष्ट्र की एकता के लिए खतरे के रूप में देखा गया। अब भारत ने विविधता के सवाल पर लोकतांत्रिक दृष्टिकोण भी अपनाया। लोकतंत्र में क्षेत्रीय आकांक्षाओं की राजनीतिक अभिव्यक्ति की अनुमति है और लोकतंत्र क्षेत्रीयता को राष्ट्र विरोधी नहीं मानता। इसके अतिरिक्त मैं आपसे ये कह दूं कि लोकतांत्रिक राजनीति में इस बात के पूरे अवसर होते हैं कि विभिन्न दल और समूह क्षेत्रीय पहचान, आकांक्षा अथवा किसी खास क्षेत्रीय समस्या को आधार बनाकर लोगों की भावनाओं की नुमाइंदगी करें। इस तरह लोकतांत्रिक राजनीति की प्रक्रिया में क्षेत्रीय आकांक्षाएं और बलवती होती हैं। साथ ही लोकतांत्रिक राजनीति का एक अर्थ यह भी है कि क्षेत्रीय मुद्दों और समस्याओं पर नीति निर्माण की प्रक्रिया में समुचित ध्यान दिया जाएगा और उन्हें इसमें भागीदारी भी दी जाएगी। अब दोस्तों, ऐसी व्यवस्था में क्या होता है, कभी कभी तनाव और कभी कभी कह लीजिए कि परेशानियां भी खड़ी हो सकती हैं। अब कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि जो राष्ट्रीय एकता है इसके सरोकार जो है वो क्षेत्रीय आकांक्षाओं और ज़रूरतों पर भारी पड़ जाए, हो सकता है ना। देखिए, आप बात को बहुत थोड़ा गंभीरता से समझिएगा। कभी ऐसा भी हो सकता है ना कि कोई क्षेत्रीय सरोकारों के कारण राष्ट्र की जो बहुत सारी आवश्यकताएं हैं उससे वो आंख मूंद लें। जो राष्ट्र चाहते हैं कि विविधताओं का सम्मान हो, साथ ही राष्ट्र की एकता भी बनी रहे, वहीं पर क्षेत्रों की ताकत, उनके अधिकार और अलग अस्तित्व के मामले पर राजनीतिक संघर्ष का होना एक आम बात हो जाती है। अब हम देखते हैं तनाव के दायरे को। इस
सीमा के अंतर्गत क्या क्या आता है। हमने पहले अध्याय में क्या पढ़ा था, आपको पता है ना कि आज़ादी जब हुई तो उसके तुरंत बाद हमारे देश को विभाजन, विस्थापन, देसी रियासतों के विलय और राज्यों के पुनर्गठन जैसे कठिन मसलों से जूझना पड़ा था। देखा था हमने बखूबी, है ना। और देश और विदेश के जो अनेक पर्यवेक्षक थे उनका तो ये भी अनुमान था कि भारत एकीकृत राष्ट्र के रूप में ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक पाएगा। आज़ादी के तुरंत बाद जम्मू कश्मीर का मसला सामने आ गया और सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष का मामला नहीं था। कश्मीर घाटी के लोगों की राजनीतिक आकांक्षाओं का सवाल भी इससे जुड़ा हुआ था। ठीक इसी तरह से पूर्वोत्तर के कुछ भागों में भारत का अंग होने के मसले पर सहमति नहीं थी। पहले नागालैंड में और फिर मिजोरम में भारत से अलग होने की मांग करते हुए जोरदार आंदोलन चले। दक्षिण भारत में भी द्रविड़ आंदोलन से जुड़े कुछ समूहों ने समय अलग राष्ट्र की बात उठाई थी एक समय। अब दोस्तों, अगर बात करें तो अलगाव के ये जो आंदोलन है, इनके अतिरिक्त देश में भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग करते हुए जन आंदोलन चले। मौजूदा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात ऐसे ही आंदोलनों वाले राज्य हैं। अब दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों, खास करके तमिलनाडु में हिंदी को राजभाषा बनाने के खिलाफ विरोध आंदोलन चला। 1950 के दशक के उत्तरार्ध से पंजाबी भाषी लोगों ने अपने लिए एक अलग राज्य बनाने की आवाज़ उठानी शुरू कर दी। अब उनकी मांग आखिरकार मान ली गई और 1966 में पंजाब और हरियाणा नाम से राज्य बनाए गए। बाद में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड का गठन हुआ। कहा जा सकता है कि विविधता की चुनौती से निपटने के लिए देश की अंदरूनी सीमा रेखाओं का पुनर्निर्धारण किया गया। बहरहाल दोस्तों, इन प्रयासों का मतलब यह बिल्कुल भी नहीं था कि हर परेशानी का हमेशा के लिए हल निकल आया। कश्मीर और नागालैंड जैसे कुछ क्षेत्रों में चुनौतियां इतनी विकट और जटिल थी कि राष्ट्र निर्माण के पहले दौर में इनका समाधान नहीं किया जा सका। इसके अतिरिक्त पंजाब, असम और मिजोरम में नई चुनौतियां भी उभरी। अब आइए हम इन मामलों पर तनिक विस्तार से बात करते हैं और इसके साथ साथ राष्ट्र निर्माण के क्रम में पेश आई कुछ पुरानी कठिनाइयों और उनके उदाहरणों को याद करने की कोशिश करते हैं। ऐसे मामलों में मिली सफलता या विफलता सिर्फ अतीत के अध्ययन के लिए एक ज़रूरी प्रस्थान बिंदु नहीं है, बल्कि भारत के भविष्य को समझने के लिए भी एक ज़रूरी सबक जो है वो सिद्ध होती है। सबसे पहले समझते हैं जम्मू और कश्मीर को। दोस्तों, हमने जैसा कि पिछले वर्ष पढ़ा था कि जम्मू और कश्मीर जो है इसको अनुच्छेद 370 के अंतर्गत विशेष दर्जा दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी जम्मू और कश्मीर को हिंसा, सीमा पार का आतंकवाद और राजनीतिक अस्थिरता झेलनी पड़ी, है ना। इसके आंतरिक और बाहरी प्रभाव भी सामने आए। अब इसके परिणाम स्वरूप कई लोग भी मारे गए, जिनमें निर्दोष नागरिक थे, सुरक्षाकर्मी और उग्रवादी भी शामिल थे। इसके अलावा कश्मीर घाटी से बड़े पैमाने पर कश्मीरी पंडितों का पलायन भी हुआ। दोस्तों, जम्मू और कश्मीर 3 सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों जम्मू, कश्मीर और लद्दाख से बना हुआ है ना, ये तो हम जानते ही हैं। और जम्मू क्षेत्र में छोटी पहाड़ियाँ और मैदानी भाग है। इसकी अगर बात करें तो इसमें मुख्य रूप से हिंदू रहते हैं, मुसलमान, सिख और अन्य मतों के लोग भी रहते हैं। कश्मीर क्षेत्र में मुख्य रूप से कश्मीर घाटी है। यहाँ रहने वाले अधिकांश कश्मीरी मुसलमान हैं और शेष हिंदू, सिख, बौद्ध तथा अन्य हैं। लद्दाख मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्र है। इसकी जनसंख्या बहुत कम है, जिसमें लगभग कह लीजिए कि बराबर संख्या में बौद्ध और मुसलमान हैं। अब बात करते हैं समस्या की जड़ें कहाँ तक है। दोस्तों, 1947 से पहले जम्मू और कश्मीर JNK एक राज्य सी रियासत थी। इसके बारे में हमने पढ़ा था, इतिहास भी हमने पढ़ा है, हमें ये बात पता है ना। इसके जो शासक वो कौन, महाराजा हरि सिंह, भारत और पाकिस्तान में शामिल होना नहीं चाहते थे। तो फिर प्रश्न ये है कि क्या चाहते थे? देखिए, बल्कि अपनी रियासत के लिए स्वतंत्र दर्जा वो चाहते थे, है ना, ये तो हम जानते ही हैं। और दोस्तों, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जो पाकिस्तानी नेता है उन्होंने क्या सोचा कि कश्मीर क्षेत्र पाकिस्तान का हिस्सा है, इसलिए रियासत की अधिकांश आबादी जो है वो मुसलमान थी। परंतु दोस्तों, उस रियासत के लोगों ने इसे इस तरह से नहीं देखा। उन्होंने क्या सोचा कि सबसे पहले तो वे कश्मीरी है। क्षेत्रीय अभिलाषा का यह मुद्दा कश्मीरियत कहलाता है। दोस्तों, राज्य में नेशनल कॉन्फ्रेंस के शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में चलाया गया लोकप्रिय आंदोलन महाराजा से छुटकारा पाना चाहता था, साथ ही पाकिस्तान में शामिल होने के खिलाफ भी था। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस एक धर्मनिरपेक्ष संगठन था दोस्तों, और इसका कांग्रेस के साथ लंबे समय से था संबंध।
शेख अब्दुल्ला नेहरू सहित कुछ राष्ट्रवादी नेताओं के व्यक्तिगत दोस्त भी थे, मित्र थे। अक्टूबर 1947 में हुआ ये कि पाकिस्तान ने कश्मीर पर कब्जा करने के लिए अपनी तरफ से कबायली घुसपैठिए भेजे। इसने महाराजा को भारतीय सैनिक सहायता लेने के लिए बाध्य किया। भारत ने सैनिक सहायता दी और कश्मीर घाटी से घुसपैठियों को वापस खदेड़ दिया। परंतु यह तभी हुआ जब महाराजा ने भारत सरकार के साथ विलय प्रपत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। आगे बढ़ने से पहले समझिए द्रविड़ आंदोलन को। उत्तर हर दिन बढ़ता जाए, दक्षिण दिन दिन घटता जाए। यह द्रविड़ आंदोलन के एक बेहद लोकप्रिय नारे का हिंदी रूपांतर है। यह आंदोलन भारत के क्षेत्रीय आंदोलनों में सबसे ताकतवर आंदोलन था। भारतीय राजनीति में यह आंदोलन क्षेत्रीयतावादी भावनाओं की सर्वप्रथम और सबसे प्रबल अभिव्यक्ति था। हालांकि आंदोलन के नेतृवर्ग के एक हिस्से की आकांक्षा एक स्वतंत्र द्रविड़ राष्ट्र बनाने की थी, पर आंदोलन ने कभी सशस्त्र संघर्ष की राह नहीं अपनाई। नेतृत्व ने अपनी मांग आगे बढ़ाने के लिए सार्वजनिक बहसों और चुनावी मंच का ही इस्तेमाल किया। द्रविड़ आंदोलन की बागडोर तमिल समाज सुधारक ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार के हाथों में थी। इस आंदोलन से एक राजनीतिक संगठन द्रविड़ कशगम का सूत्रपात हुआ। यह संगठन ब्राह्मणों के वर्चस्व का विरोध करता था दोस्तों, तथा उत्तरी भारत के राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभुत्व को नकारते हुए क्षेत्रीय गौरव की प्रतिष्ठा पर जोर देता था। प्रारंभ में द्रविड़ आंदोलन समग्र दक्षिण भारतीय संदर्भ में अपनी बात रखता था, लेकिन अन्य दक्षिणी राज्यों से समर्थन न मिलने के कारण यह आंदोलन धीरे धीरे तमिलनाडु तक ही सिमट कर रह गया। बाद में द्रविड़ कशगम दो धड़ों में बंट गया और आंदोलन की समूची राजनीतिक विरासत द्रविड़ मुनेत्र कशगम के पाले में केंद्रित हो गई। 1953 से 54 के दौरान दोस्तों डीएमके ने 3 सूत्रीय आंदोलन के साथ राजनीति में कदम रखा। आंदोलन की 3 मांगे थी। क्या क्या? पहली, कलाकुड़ी नामक रेलवे स्टेशन का नया नाम डालमियापुरम निरस्त किया जाए और स्टेशन का मूल नाम बहाल किया जाए। संगठन की यह मांग उत्तर भारतीय आर्थिक प्रतीकों के प्रति उसके विरोध को प्रकट करती थी। दूसरी मांग इस बात को लेकर की थी दोस्तों कि स्कूली पाठ्यक्रम में तमिल संस्कृत के इतिहास को ज्यादा महत्व दिया जाए। संगठन की तीसरी मांग राज्य सरकार के शिल्पकर्म शिक्षा कार्यक्रम को लेकर के थी। संगठन के अनुसार यह नीति समाज में ब्राह्मणवादी दृष्टिकोण को बढ़ावा देती थी। डीएमके हिंदी को राजभाषा का दर्जा देने के भी खिलाफ थी। 1965 के हिंदी विरोधी आंदोलन की सफलता ने डीएमके को जनता के बीच और भी लोकप्रिय बना दिया। राजनीतिक आंदोलन के एक लंबे सिलसिले के बाद डीएमके को 1967 के विधानसभा चुनाव में बड़ी सफलता हाथ लगी। दोस्तों, तब से लेकर आज तक तमिलनाडु की राजनीति में द्रविड़ दलों का वर्चस्व कायम है। डीएमके के संस्थापक सी अन्नादुराई की मृत्यु के बाद दल में दो फाड़ हो गया। दोस्तों, इसमें एक दल मूल नाम यानी डीएमके को लेकर आगे चला, जबकि दूसरा दल खुद को ऑल इंडिया अन्य द्रमुक कहने लगा। यह दल स्वयं को द्रविड़ विरासत का असली हकदार बताता था। तमिलनाडु की राजनीति में ये दोनों दल 4 दशकों से दबदबा बनाए हुए हैं, यानी 40 वर्षों से। इनमें से एक न एक दल 1996 से केंद्र में सत्तारूढ़ गठबंधन का हिस्सा रहा है। 1990 के दशक में एमडीएमके यानी मरूमलर्ची द्रविड़ मुनेत्र कशगम, पीएमके यानी पट्टाली मक्कल कच्ची और डीएमडीके यानी देसिया मुरपोक्कू द्रविड़ कशगम जैसे कई अन्य दल अस्तित्व में आए। दोस्तों, तमिलनाडु की राजनीति में इन सभी दलों ने क्षेत्रीय गौरव के मुद्दे को किसी न किसी रूप में जिंदा रखा है। एक समय क्षेत्रीय राजनीति को भारतीय राष्ट्र के लिए खतरा माना जाता था, लेकिन तमिलनाडु की राजनीति क्षेत्रवाद और राष्ट्रवाद के बीच सहकारिता की भावना का अच्छा उदाहरण पेश करती है। परंतु दोस्तों, चूंकि पाकिस्तान ने राज्य के एक बड़े हिस्से पर नियंत्रण जारी रखा, इसलिए मामले को संयुक्त राष्ट्र संघ में ले जाया गया, जिसने दिनांक 21 अप्रैल 1948 के अपने प्रस्ताव में मामले को निपटाने के लिए एक 3 चरणों वाली प्रक्रिया की अनुशंसा की। पहला, पाकिस्तान को अपने वे सारे नागरिक वापस बुलाने थे जो कश्मीर में घुस गए थे, और दूसरा, भारत को धीरे धीरे अपनी फौज कम करनी थी ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। तीसरा, एक स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से जनमत संग्रह कराया जाना था। लेकिन दोस्तों, इस प्रस्ताव के अंतर्गत कोई प्रगति
न हो सकी। इसी बीच मार्च 1948 में शेख अब्दुल्ला जम्मू और कश्मीर के प्रधानमंत्री बन गए, जबकि भारत अनुच्छेद 370 के अंतर्गत उसे अस्थायी स्वायत्तता देने के लिए सहमत हो गया। उस समय राज्य में सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री कहलाता था। अब समझते हैं बाहरी और आंतरिक झगड़े को, थोड़ा ध्यान से समझिएगा दोस्तों। तभी की बात है, तब से जम्मू और कश्मीर की राजनीति बाहरी और आंतरिक दोनों कारणों से विवादास्पद और द्वंद्वपूर्ण बनी रही। दोनों का अर्थ क्या होता है आप जानते हैं कि विवादास्पद का मतलब क्या है और द्वंद्वपूर्ण बने रहने का मतलब क्या है। दोस्तों अगर बात करें तो बाहर से पाकिस्तान ने हमेशा से यही दावा किया कि जो कश्मीर घाटी है वो पाकिस्तान का उसे हिस्सा होना चाहिए। जैसा हमने ऊपर जाना, पाकिस्तान ने 1947 में राज्य में कबायली हमला करवाया, जिसके परिणाम से हुआ ये कि राज्य का एक हिस्सा पाकिस्तानी नियंत्रण में आ गया। अब भारत तो ये दावा करता है कि इस क्षेत्र पर गैरकानूनी कब्जा किया गया है। पाकिस्तान इस क्षेत्र को आज़ाद कश्मीर कहता है। 1947 से कश्मीर का मामला भारत और पाकिस्तान के बीच द्वंद्व का प्रमुख मुद्दा बना रहा। आंतरिक रूप से दोस्तों भारतीय संघ में कश्मीर के दर्जे के बारे में विवाद है। हमने गत वर्ष भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार में अनुच्छेदों 370 और 371 के अंतर्गत विशेष प्रावधानों के बारे में जाना है ना। इस विशेष दर्जे ने दोस्तों दो विपरीत प्रतिक्रियाओं को जन्म दिया। जम्मू और कश्मीर के बाहर लोगों का एक वर्ग है जो विश्वास क्या करता था कि अनुच्छेद 370 के द्वारा प्रदत्त राज्य का विशेष दर्जा राज्य को भारत से पूर्ण रूप से एकीकृत नहीं होने देता है, और इस वर्ग को ऐसा लगा कि अनुच्छेद 370 को रद्द कर देना चाहिए और जम्मू और कश्मीर को भारत के किसी भी अन्य राज्य की तरह माना जाना चाहिए। दूसरे वर्ग की बात करें तो अधिकांश कश्मीरियों का यह मानना है कि अनुच्छेद 370 के द्वारा प्रदत्त स्वायत्तता पर्याप्त नहीं है। उनकी कम से कम 3 मुख्य शिकायतें थी। पहली यह कि कबायली हमले से उत्पन्न परिस्थिति के सामान्य होने पर विलय मामला राज्य के लोगों को विचार करने के लिए देने का वायदा अभी तक पूरा नहीं हुआ है। इससे जनमत संग्रह की मांग उठी। दूसरे, यह अनुभव किया जा रहा था कि अनुच्छेद 370 के द्वारा दिया गया विशेष संघीय दर्जा व्यवहारिक रूप से कम कर दिया गया है। इससे स्वायत्तता को बहाल करने या अधिक राज्य स्वायत्तता की मांग उठी। तीसरी, यह अनुभव किया गया कि जिस प्रकार का लोकतंत्र शेष भारत में है वैसा जम्मू और कश्मीर राज्य में लागू नहीं किया गया है। अब बात करते हैं 1948 से राजनीति की। प्रधानमंत्री बनने के बाद शेख अब्दुल्ला ने भूमि सुधार और अन्य नीतियां शुरू की, जिनसे सामान्य जन को दोस्तों लाभ पहुंचा। लेकिन कश्मीर के दर्जे पर उनकी स्थिति के विषय में उनके और केंद्र सरकार के बीच में मतभेद जो है वो बढ़ता चला गया। दोस्तों अगर बात करें तो 1953 में पदच्युत कर दिया गया और कई वर्षों तक कैद इन्हें रखा गया। उनके बाद आए नेतृत्व को उतना लोकप्रिय समर्थन नहीं मिला और फिर क्या हुआ, वह राज्य में शासन नहीं चला पाए, जिसका मुख्य कारण क्या था दोस्तों, केंद्र का समर्थन था। विभिन्न चुनाव में अत्याचार और हेरफेर संबंधी गंभीर आरोप भी थे। अगर बात करें 1953 और 74 के बीच के समय की, तो ये वो अवधि थी दोस्तों जिसमें कांग्रेस पार्टी ने राज्य की नीतियों पर क्या किया, प्रभाव डाला। और हमें ये भी बताया है कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस शेख अब्दुल्ला रहित का एक घड़ा कांग्रेस के सक्रिय समर्थन के साथ कुछ समय तक सत्ता में रहा, लेकिन बाद में क्या हुआ, यह कांग्रेस में मिल गया। अब इस प्रकार से देखें तो कांग्रेस को राज्य पर सीधा नियंत्रण प्राप्त हो गया और कई परिवर्तन भी किए गए। इसी बीच शेख अब्दुल्ला और भारत सरकार के बीच में समझौते पर पहुंचने के लिए कई प्रयास भी किए गए। 1965 में जम्मू और कश्मीर के संविधान के प्रावधान में एक परिवर्तन भी किया गया, जिसके अंतर्गत राज्य के प्रधानमंत्री का पदनाम बदलकर मुख्यमंत्री कर दिया गया। इसके अनुसार दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गुलाम मोहम्मद सादिक राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने और 1974 में इंदिरा गांधी का शेख अब्दुल्ला के साथ एक समझौता भी हो गया और वे राज्य के मुख्यमंत्री बन गए। उन्होंने क्या किया, नेशनल कॉन्फ्रेंस को पुनर्जीवित कर दिया और जिसने 1977 के विधानसभा चुनाव में बहुमत से जीत हासिल कर ली। शेख अब्दुल्ला का 1982 में हो गया निधन और नेशनल कॉन्फ्रेंस का नेतृत्व उनके पुत्र फारूक अब्दुल्ला के पास में चला गया, जो कि फिर मुख्यमंत्री बने। लेकिन दोस्तों जल्द ही उन्हें राज्यपाल के द्वारा पदच्युत कर दिया गया और नेशनल कॉन्फ्रेंस से अलग हुआ एक गुट एक अल्प अवधि के लिए, कम समय के लिए सत्ता में आया। दोस्तों केंद्र सरकार के हस्तक्षेप से क्या हुआ, फारूक अब्दुल्ला की सरकार को पदच्युत करने पर कश्मीर में नाराजगी की भावना पैदा हुई, है ना। और इंदिरा गांधी और शेख अब्दुल्ला में हुए समझौते के बाद कश्मीरियों में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के प्रति जो विश्वास उत्पन्न हुआ था उसे लग गया क्या, धक्का। और ये भावना कि केंद्र राज्य की राजनीति हस्तक्षेप कर रहा है पुष्टि हुई जब 1986 में नेशनल कॉन्फ्रेंस केंद्र में शासक दल कांग्रेस के साथ चुनावी गठबंधन करने को राजी हो गई। अब देखते हैं सशस्त्र विद्रोह और उसके बाद की कहानी को। देखिए दोस्तों, विधानसभा चुनाव संपन्न हो गए कब, 1987 के,
तब ये वही वातावरण था, है ना। और हमें क्या बताया गया है कि भारी जीत नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन की इस समय दर्शाई गई सरकारी परिणामों ने के द्वारा, और फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री के रूप में वापस लौट गए। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं कि लोकप्रिय चयन की ये झलक नहीं है। यह व्यापक रूप से उस समय माना जा रहा था कि परिणामों में लोकप्रिय चयन की झलक नहीं है और संपूर्ण चुनाव प्रक्रिया में क्या हुई है, गड़बड़ी हुई है, ऐसा माना जा रहा था। देखिए यहाँ पे लिखा भी है। अब दोस्तों, इसमें हमें यह बात ध्यान देने की है कि 1980 का जो दशक था उसके प्रारंभ से ही क्या हो गया, राज्य में अकुशल प्रशासन के विरुद्ध एक व्यापक नाराजगी चल रही थी, ठीक है ना। और ये नाराजगी और अधिक बढ़ गई। क्यों? क्योंकि सामान्य रूप से विद्यमान भावना तो यही थी कि केंद्र के आदेश पर राज्य के द्वारा लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं कमजोर की जा रही हैं। अब इससे कश्मीर में राजनीतिक संकट उत्पन्न हो गया, जो उग्रवाद के उठने से गहरा गया। अब दोस्तों, 1989 तक यानी 9 साल समझ लीजिए, राज्य एक पृथक कश्मीरी राष्ट्र बनाने को लेकर एक उग्रवादी आंदोलन के कब्जे में आ गया। और इन विद्रोहियों को क्या हुआ कि पाकिस्तान से नैतिक, आर्थिक और फौजी समर्थन मिला। कई वर्षों तक के देखिएगा कि राज्य राष्ट्रपति शासन और प्रभावी रूप से सशस्त्र सेनाओं के नियंत्रण में रहा। दोस्तों, 1990 की बात करें तो तब से पूरा समय जम्मू और कश्मीर ने क्या किया, विद्रोहियों के हाथों और सेना की कार्रवाई से असाधारण हिंसा को झेला। अब राज्य में 1996 में ही जाकर विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें फारूक अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू और कश्मीर के लिए क्षेत्रीय स्वायत्तता की मांग के साथ सत्ता में आ गई। अवधि के अंत में 2002 में जम्मू और कश्मीर राज्य में चुनाव हुए। नेशनल कॉन्फ्रेंस बहुमत प्राप्त करने में विफल रही और इसके स्थान पर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी और कांग्रेस की मिलीजुली सरकार आ गई। अब बात करते हैं 2002 और इससे आगे की। देखिए क्या लिखा है कि गठबंधन के समझौते के अनुसार मुफ्ती मोहम्मद पहले 3 वर्ष सरकार के मुखिया रहे, जिनके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गुलाम नबी आज़ाद मुखिया बने, जो कि जुलाई 2008 में लागू राष्ट्रपति शासन के कारण अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। उससे दोस्तों अगला चुनाव नवंबर-दिसंबर 2008 में हुआ। एक और मिलीजुली सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से बनी। 2009 में उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में वो सत्ता में आई। लेकिन क्या हुआ, राज्य को लगातार हुर्रियत कॉन्फ्रेंस द्वारा पैदा की गई गड़बड़ियों का सामना करना पड़ा और 2014 में राज्य में फिर चुनाव हुए, जिसमें पिछले 25 वर्षों में सबसे अधिक मतदान होना रिकॉर्ड किया गया। और परिणाम ये निकला कि पीडीपी के मुफ्ती मोहम्मद सईद के नेतृत्व में बीजेपी के साथ एक मिलीजुली सरकार सत्ता में आई। मुफ्ती मोहम्मद सईद के निधन के बाद उनकी बेटी महबूबा मुफ्ती अप्रैल 2016 में राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। नाम आप याद रखेंगे। महबूबा मुफ्ती के कार्यकाल में बाहरी और भीतरी तनाव बढ़ाने वाली बड़ी आतंकवादी घटनाएं हुई और जून 2018 में बीजेपी द्वारा मुफ्ती सरकार को दिया गया समर्थन वापस लेने के बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। 5 अगस्त 2019 को जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 द्वारा अनुच्छेद 370 समाप्त कर दिया गया और राज्य को पुनर्गठित करके 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख बना दिए गए। दोस्तों, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख भारत के बहुलवादी समाज के जीते जागते उदाहरण हैं। वहाँ न केवल सभी प्रकार की धार्मिक, सांस्कृतिक, भाषाई, जाति और जनजातीय की विविधताएं हैं, बल्कि वहाँ विविध प्रकार की राजनीतिक और विकास की आकांक्षाएं हैं, जिन्हें नवीनतम अधिनियम द्वारा प्राप्त करने की इच्छा की गई है। पर यह सारी बात तो सरकार, अधिकारियों, नेताओं और आतंकवादियों के बारे में है। जम्मू और कश्मीर की जनता के बारे में कोई कुछ क्यों नहीं कहता? लोकतंत्र में तो जनता की इच्छा को महत्व दिया जाना चाहिए, है ना। तो समझिए, अब आ जाते हैं, बात करते हैं किसकी, पंजाब की। 1980 के दशक में पंजाब में भी क्या हुए, बहुत बड़े बदलाव आए। अब इस प्रांत की दोस्तों सामाजिक बनावट विभाजन के समय पहली बार बदली थी। बाद में क्या हुआ, इसके कुछ हिस्सों से हरियाणा और हिमाचल प्रदेश नामक राज्य बनाए गए। अब इससे भी पंजाब की सामाजिक संरचना बदल गई। हालांकि बात करें तो 1950 के दशक में देश के शेष हिस्से को भाषाई आधार पर पुनर्गठित किया गया, लेकिन पंजाब को 1966 तक इंतजार करना पड़ा। इस साल पंजाबी भाषी प्रांत का निर्माण हुआ। सिखों की राजनीतिक शाखा के रूप में 1920 के दशक में अकाली दल का गठन हुआ था और अकाली दल ने पंजाबी सूबा के गठन के आंदोलन को चलाया। पंजाबी भाषी सूबे में सिख बहुसंख्यक हो गए।
अब इसमें देखते हैं राजनीतिक संदर्भ को। इसमें हमें क्या बताया है, जिक्र आता है 1967 का और 77 का कि इसमें सरकार बनाई 1967 में और इसके बाद 1977 में। कब? पंजाब सूबे के पुनर्गठन के बाद अकाली दल ने ऐसा किया। दोस्तों, दोनों ही मौक़ों की अगर बात करें तो यहाँ पर गठबंधन सरकारें बनी और अकालियों के आगे यह बात स्पष्ट हो चुकी थी कि सूबे के नए सीमांकन के बावजूद उनकी राजनीतिक स्थिति जो है वो डावाडोल है। पहली बात तो यही है कि दोस्तों, उनकी सरकार को केंद्र ने कार्यकाल पूरा करने से पहले बर्खास्त कर दिया था, और दूसरे ये कि अकाली दल को पंजाब के हिंदुओं के बीच कुछ से पहले बर्खास्त खास समर्थन हासिल नहीं था। दोस्तों, तीसरे, सिख समुदाय भी दूसरे धार्मिक समुदायों की तरह जाति और वर्ग के धरातल पर बटा हुआ था। कांग्रेस को दलितों के बीच, चाहे वे सिख हो या हिंदू, अकालियों से कहीं ज्यादा समर्थन प्राप्त था। इन्हीं परिस्थितियों के मद्देनजर 1970 के दशक में अकालियों के एक तबके ने पंजाब के लिए स्वायत्तता की मांग उठा दी और 1973 में आनंदपुर साहिब में हुए एक सम्मेलन में इस आशय का प्रस्ताव पारित हुआ। आनंदपुर साहिब प्रस्ताव में क्षेत्रीय स्वायत्तता की बात उठाई गई थी। प्रस्ताव की मांगों में केंद्र राज्य संबंधों को पुनर्परिभाषित करने की बात भी शामिल थी। इस प्रस्ताव में सिख कौम, नेशन या समुदाय की आकांक्षाओं पर जोर देते हुए सिखों के बोलबाला, प्रभुत्व और वर्चस्व का ऐलान किया गया और यह प्रस्ताव संघवाद को मजबूत करने की अपील करता है, लेकिन इसे एक अलग सिख राष्ट्र की मांग के रूप में भी पढ़ा जा सकता है। इसके बाद हमें यह बताया है दोस्तों कि आनंदपुर साहिब प्रस्ताव का सिख जन समुदाय पर बड़ा कम असर पड़ा, है ना। और कुछ साल के बाद क्या हुआ, जब 1980 में अकाली दल की सरकार बर्खास्त हो गई तो अकाली दल ने पंजाब और पड़ोसी राज्यों के बीच पानी के बंटवारे के मुद्दे पर एक आंदोलन चलाया। दोस्तों, समझिए कि धार्मिक नेताओं के एक तबके ने स्वायत्त सिख पहचान की बात उठाई। कुछ चरमपंथी तबकों ने भारत से अलग होकर खालिस्तान बनाने की वकालत भी यहाँ पर की। अब समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, महत्वपूर्ण है हिंसा का चक्र। जल्दी क्या हुआ दोस्तों, आंदोलन का नेतृत्व नरमपंथी अकालियों के हाथ से निकलकर चरमपंथी तत्वों के हाथ में चला गया और फिर क्या हुआ, आंदोलन ने सशस्त्र विद्रोह का रूप ले लिया। इससे क्या हुआ, उग्रवादियों ने अमृतसर स्थित सिखों के तीर्थ स्वर्ण मंदिर में अपना मुख्यालय बना लिया और स्वर्ण मंदिर एक हथियारबंद किले में तब्दील हो गया। 1984 के जून महीने में भारत सरकार ने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया। यह स्वर्ण मंदिर में की गई सैन्य कार्रवाई का कूट नाम था। इस सैन्य अभियान में सरकार ने उग्रवादियों को तो सफलतापूर्वक मार भगाया, लेकिन सैन्य कार्रवाई से ऐतिहासिक स्वर्ण मंदिर को क्षति भी पहुंची। इससे सिखों की भावनाओं को गहरी चोट लगी। भारत और भारत से बाहर बसे अधिकतर सिखों ने सैन्य अभियान को अपने धर्म विश्वास पर हमला माना। इन बातों से क्या हुआ कि उग्रवादी और चरमपंथी समूह को और बल मिल गया। कुछ और त्रासद घटनाओं ने पंजाब की समस्या को एक जटिल रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया। क्या था, ध्यान से सुनिएगा। तारीख और सन दोनों। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 31 अक्टूबर 1984 के दिन उनके आवास के बाहर उन्हीं के अंगरक्षकों ने क्या कर दी, हत्या कर दी। अब ये अंगरक्षक कौन थे? सिख थे और ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला लेना चाहते थे। दोस्तों, एक तरफ पूरा देश इस घटना से शोक संतप्त था, तो दूसरी तरफ दिल्ली सहित उत्तर भारत के कई हिस्सों में सिख समुदाय के खिलाफ हिंसा भड़क उठी। ये हिंसा कई हफ्तों तक जारी रही। 2000 से ज़्यादा की तादाद में सिख दिल्ली में मारे गए। देश की राजधानी दिल्ली इस हिंसा से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई थी। कानपुर, बोकारो और चास जैसे देश के कई जगहों पर सैकड़ों सिख मारे गए। कई सिख परिवारों में कोई भी पुरुष न बचा। इन परिवारों को गहरा भावनात्मक आघात पहुंचा और आर्थिक हानि उठानी पड़ी। सिखों को सबसे ज़्यादा दुख इस बात का था कि सरकार ने स्थिति को सामान्य बनाने के लिए बड़ी देर से कदम उठाए। साथ ही हिंसा करने वाले लोगों को कारगर तरीके से दंड भी नहीं दिया गया। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 2005 में संसद में अपने भाषण के दौरान इस रक्तपात पर अफसोस जताया और सिख विरोधी हिंसा के लिए देश से माफ़ी मांगी। अब आगे बढ़ते हैं शांति की ओर। 1984 के चुनाव के बाद सत्ता में आने पर नए प्रधानमंत्री राजीव गांधी, इन्होंने नरमपंथी अकाली नेताओं से बातचीत की शुरुआत की। अकाली दल के तत्कालीन अध्यक्ष हरिचंद सिंह लोंगोवाल के साथ 1985 के जुलाई में एक समझौता हुआ। इस समझौते को राजीव गांधी लोंगोवाल समझौता अथवा पंजाब समझौता कहा जाता है। समझौता क्या था, समझिए। समझौता पंजाब में अमन यानी शांति कायम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। इस बात पर सहमति हो गई थी कि चंडीगढ़ पंजाब को दे दिया जाएगा और पंजाब और हरियाणा के बीच सीमा विवाद को सुलझाने के लिए
एक अलग आयोग की नियुक्ति होगी। समझौते में यह भी तय हुआ कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के बीच रावी व्यास के पानी के बंटवारे के बारे में फैसला करने के लिए एक ट्रिब्यूनल यानी न्यायाधिकरण बैठाया जाएगा। समझौते के अंतर्गत सरकार पंजाब में उग्रवाद से प्रभावित लोगों को मुआवजा देने और उनके साथ बेहतर सलूक करने पर भी राजी हो गई। इसके साथ ही दोस्तों पंजाब से विशेष सुरक्षा बल अधिनियम को वापस लेने की बात पर भी सहमति हो गई। बहरहाल पंजाब में न तो अमन आसानी से कायम हुआ और ना ही समझौते के तत्काल बाद। दोस्तों हिंसा का चक्र लगभग एक दशक यानी 10 वर्षों तक चलता रहा। उग्रवादी हिंसा और इस हिंसा को दबाने के लिए की गई कार्रवाइयों में मानवाधिकार का व्यापक उल्लंघन भी हुआ। साथ ही पुलिस की ओर से भी ज्यादती हुई। राजनीतिक रूप से देखें तो घटनाओं के इस चक्र में अकाली दल बिखर गया। केंद्र सरकार को राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा। इससे राज्य में सामान्य राजनीतिक और चुनावी प्रक्रिया बाधित हो गई। संशय और हिंसा से भरे माहौल में राजनीतिक प्रक्रिया को फिर से पटरी पर लाना आसान नहीं था। 1992 में पंजाब में चुनाव हुए तो महज 24% मतदाता वोट डालने के लिए आए। उग्रवाद को सुरक्षा बलों ने आखिरकार दबा दिया, लेकिन पंजाब के लोगों ने, चाहे वे सिख हो या हिंदू, इस क्रम में अनगिनत दुख उठाए। दोस्तों 1990 के दशक के मध्यवर्ती वर्षों की अगर बात करें तो पंजाब में शांति बहाल हो गई। 1997 में अकाली दल यानी बादल और भाजपा के गठबंधन को बड़ी विजय मिली। उग्रवाद के खात्मे के बाद के दौर में ये पंजाब का पहला चुनाव था। राज्य में एक बार फिर आर्थिक विकास और सामाजिक परिवर्तन के सवाल प्रमुख हो गए। हालांकि धार्मिक पहचान यही कि जनता के लिए लगातार प्रमुख बनी हुई है कि लेकिन राजनीति अब धर्मनिरपेक्षता की राह पर चल पड़ी है। अब बात करते हैं पूर्वोत्तर की, लेकिन इससे पहले इसे समझिए। सिख समुदाय से ही नहीं पूरे भारत राष्ट्र से माफी मांगने में मुझे कोई संकोच नहीं, क्योंकि 1984 में जो कुछ हुआ वह राष्ट्र की अवधारणा तथा संविधान के लिखे का नकार था। इसीलिए मैं यहाँ किसी झूठी प्रतिष्ठा को लेकर नहीं खड़ा हूँ। अपनी सरकार की तरफ से, इस देश की समूची जनता की तरफ से मैं अपना सिर शर्म से झुकाता हूँ कि ऐसा हादसा पेश आया। लेकिन मान्यवर, राष्ट्र के जीवन में ऐसी घड़ियाँ आती हैं। अतीत हमारे साथ होता है। हम अतीत को दोबारा नहीं लिख सकते, लेकिन मनुष्य के रूप में हमारे पास वह इच्छा शक्ति और क्षमता है कि हम अपने लिए एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकें। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 11 अगस्त 2005 को राज्यसभा की बहस में हिस्सा लेते हुए। अब पढ़ते हैं पूर्वोत्तर को, ध्यान से सुनिएगा। पूर्वोत्तर में क्षेत्रीय आकांक्षाएं 1980 के दशक में एक निर्णायक मोड़ पर आ गई थी। क्या था वो निर्णायक मोड़? मन में प्रश्न आ रहा होगा, है ना, जिज्ञासा जाग रही होगी। समझिएगा। क्षेत्र में 7 राज्य हैं और इन्हें 7 बहनें कहा जाता है। इस क्षेत्र में देश की कुल 4% आबादी निवास करती है, लेकिन भारत के कुल क्षेत्रफल में पूर्वोत्तर के हिस्से को देखते हुए ये आबादी दोगुनी कही जाएगी। 22 किलोमीटर लंबी एक पतली सी राहदारी इस इलाके को शेष भारत से जोड़ती है। अन्यथा इस क्षेत्र की सीमाएं चीन, म्यांमार और बांग्लादेश से लगती है और यह इलाका भारत के लिए एक तरह से दक्षिण पूर्व एशिया का प्रवेश द्वार है। इस इलाके में 1947 के बाद से अनेक बदलाव आए हैं। त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय का खासी पहाड़ी क्षेत्र पहले अलग अलग रियासत थे। दोस्तों आज़ादी के बाद भारत संघ में इनका विलय हो गया। पूर्वोत्तर में पूरे इलाके का बड़े व्यापक स्तर पर राजनीतिक पुनर्गठन हुआ है। नागालैंड को 1963 में राज्य बनाया गया। मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय 1972 में राज्य बने, जबकि मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को 1987 में राज्य का दर्जा दिया गया। दोस्तों 1947 के भारत विभाजन से पूर्वोत्तर के इलाके भारत के शेष भागों से एकदम अलग थलग पड़ गए और इसका अर्थव्यवस्था पर इससे दुष्प्रभाव पड़ा। भारत के शेष भागों से अलग थलग पड़ जाने के कारण इस इलाके में दोस्तों विकास पर ध्यान नहीं दिया जा सका और यहाँ की राजनीति भी अपने ही दायरे में सीमित रही। इसके साथ साथ दोस्तों ये भी बताया है कि पड़ोसी राज्यों और देशों से आने वाले शरणार्थियों के कारण इलाके की जनसंख्या की संरचना में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। फिर हमें यह भी बताया है कि पूर्वोत्तर का अलग थलग पड़ जाना भी इस इलाके की जटिल सामाजिक संरचना और देश के अन्य हिस्सों के मुकाबले इस इलाके का आर्थिक रूप से पिछड़ा होना जैसी कई बातों ने एक साथ मिलकर एक जटिल स्थिति यानी कठिन स्थिति पैदा कर दी। और ऐसे में पूर्वोत्तर के राज्यों से बड़ी बेतरतीब किस्म की मांगें उठी और इस इलाके में भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा काफ़ी बड़ी है, लेकिन पूर्वोत्तर और भारत के शेष भागों के बीच संचार व्यवस्था की बड़ी लचर है।
इससे भी पूर्वोत्तर की राजनीति का स्वभाव ज्यादा संवेदनशील रहा। दोस्तों, पूर्वोत्तर के राज्यों में राजनीति पर 3 मुद्दे हावी हैं: स्वायत्तता की मांग, अलगाव के आंदोलन और बाहरी लोगों का विरोध। इसमें पहले मुद्दे यानी स्वायत्तता की मांग पर 1970 के दशक में कुछ शुरुआती पहल की गई। इससे बचे हुए दो मुद्दों ने 1980 के दशक में नाटकीय मोड़ ले लिया। सबसे पहले बात करते हैं स्वायत्तता की मांग की। समझिएगा दोस्तों, आज़ादी के वक्त ना मणिपुर और त्रिपुरा की अगर हम बात करें, इसको छोड़ दें, तो ये पूरा जो इलाका है वो क्या कहलाता है? असम कहलाता है। ठीक है। अब गैर असमी लोगों को जब ऐसा लगा, कैसा, कि असम की सरकार उन पर असमी भाषा थोप रही है, तो इस इलाके में राजनीतिक स्वायत्तता की मांग उठ गई और पूरे राज्य में क्या हुआ? असमी भाषा को लादने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और दंगे हो गए। बड़े जनजाति समुदाय के नेता असम से अलग होना चाहते थे और इन लोगों ने ईस्टर्न इंडिया ट्राइबल यूनियन का गठन कर दिया, जो 1960 में कहीं ज्यादा व्यापक ऑल पार्टी हिल्स कॉन्फ्रेंस में तब्दील हो गया। अब इन नेताओं की मांग की कि असम से अलग एक जनजातीय राज्य बनाया जाए। आखिरकार दोस्तों, एक जनजातीय राज्य की जगह असम को काटकर कई जनजातीय राज्य बने। केंद्र सरकार ने अलग थलग वक्त पर असम को बांटकर मेघालय, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश बनाया। त्रिपुरा और मणिपुर को भी राज्य का दर्जा दे दिया गया। अब 1972 तक पूर्वोत्तर का पुनर्गठन पूरा हो चुका था, लेकिन दोस्तों स्वायत्तता की मांग खत्म नहीं हुई। उदाहरण के लिए असम के बोडो, कर्बी और दिमसा जैसे समुदाय जो थे, उन्होंने क्या किया? देखिए, मैं नाम अंडरलाइन कर देता हूं, बोडो, कर्बी और दिमसा। इन समुदायों ने क्या किया? अपने लिए अलग राज्य की मांग की। अब अपनी मांग के पक्ष में उन्हें जनमत तैयार करने के उन्होंने प्रयास किए। जन आंदोलन भी चलाए और विद्रोही कार्यवाहियां भी की। कई दफा ऐसा भी हुआ कि एक ही इलाके पर एक से ज्यादा समुदायों ने अपनी दावेदारी जता दी। छोटे छोटे और निरंतर लघुतर होते राज्य बनाते चले जाना तो संभव नहीं था। इसी वजह से संघीय राज्य व्यवस्था के कुछ और प्रावधानों का उपयोग करके स्वायत्तता की मांग को संतुष्ट करने की कोशिश की गई और इन समुदायों को असम में ही रखा गया। कर्बी और दिमसा समुदायों को जिला परिषद के अंतर्गत स्वायत्तता दी गई, जबकि बोडो जनजाति को हाल ही में स्वायत्त परिषद का दर्जा दिया गया है। बात करते हैं अलगाववादी आंदोलन की। समझिएगा, स्वायत्तता की मांगों से निपटना आसान था। क्यों? क्योंकि संविधान में विभिन्नताओं का समाहार संघ में करने के लिए प्रावधान पहले से मौजूद थे। लेकिन जब कुछ समूहों ने अलग देश बनाने की मांग कर दी, और वह भी किसी क्षणिक आवेश में नहीं बल्कि सिद्धांतगत तैयारी के साथ, तो दोस्तों इस मांग से निपटना तो और भी ज्यादा मुश्किल हो गया। आज़ादी के बाद दोस्तों मिजो पर्वतीय क्षेत्र को असम के भीतर की एक स्वायत्त जिला बना दिया गया था। अब ऐसे में क्या था कि कुछ मिजो लोगों का यह भी मानना था कि वे कभी भी ब्रिटिश इंडिया के अंग नहीं रहे, इसलिए भारत संघ में उनका कोई नाता नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि असम की सरकार इस अकाल में समुचित प्रबंध करने में नाकाम रही। भारी अकाल पड़ा था 1959 में मिजो पर्वतीय इलाके में, और दोस्तों मिजो लोगों ने गुस्से में आकर लाल डेंगा के नेतृत्व में मिजो नेशनल फ्रंट बना दिया। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 1966 में मिजो नेशनल फ्रंट ने आज़ादी की मांग करते हुए सशस्त्र अभियान शुरू कर दिया, और इस तरह भारतीय सेना और मिजो विद्रोहियों के बीच 2 दशक तक चली लड़ाई की शुरुआत हो गई। और मिजो नेशनल फ्रंट ने गुरिल्ला युद्ध किया, उसे पाकिस्तान की सरकार ने समर्थन दिया था, और तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान में मिजो विद्रोहियों ने अपने ठिकाने बनाए थे। भारतीय सेना ने विद्रोही गतिविधियों को दबाने के लिए जवाबी कार्यवाही भी की, और इसमें आम जनता को भी कष्ट उठाने पड़े। एक दफे तो वायुसेना तक का इस्तेमाल किया गया। सेना के इन कदमों से स्थानीय लोगों में क्रोध और अलगाव की भावना और ज्यादा तेज हो गई। 2 दशकों यानी लगभग 20 वर्षों तक चले बगावत में हर पक्ष को हानि उठानी पड़ी। इस बात को भांपकर दोनों पक्षों के नेतृत्व ने समझदारी से काम लिया। पाकिस्तान में निर्वासित जीवन जी रहे लाल डेंगा भारत आए और उन्होंने भारत सरकार के साथ बातचीत शुरू की। राजीव गांधी ने इस बातचीत को एक सकारात्मक समाधान तक पहुंचाया। 1986 में राजीव गांधी और लाल डेंगा के बीच एक शांति समझौता हो गया। समझौते के अंतर्गत मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला और उसे कुछ विशेष अधिकार दिए गए। मिजो नेशनल फ्रंट अलगाववादी संघर्ष की राह छोड़ने पर राजी हो गया। लाल डेंगा मुख्यमंत्री बने और यह समझौता मिजोरम के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ। आज मिजोरम पूर्वोत्तर का सबसे शांतिपूर्ण राज्य है और उसने कला, साहित्य और विकास की दिशा में अच्छी प्रगति की है। दोस्तों नागालैंड की कहानी भी मिजोरम की तरह ही है, लेकिन नागालैंड का अलगाववादी आंदोलन ज्यादा पुराना है और अभी इसका मिजोरम की तरह खुशगवार हल नहीं निकल पाया है। अंगमी जापू फिजो के नेतृत्व में आप समझिएगा कि नागा लोगों के एक तबके ने 1951 में अपने को भारत से आज़ाद घोषित कर दिया था। फिजो ने बातचीत के कई प्रस्ताव ठुकराए। हिंसक विद्रोह के एक दौर के बाद नागा लोगों के एक तबके ने भारत सरकार के साथ एक समझौते पर दस्तखत किए, लेकिन अन्य विद्रोहियों ने इस समझौते को नहीं माना। नागालैंड की समस्या का समाधान होना अब भी बाकी है। अब समझिए बाहरी लोगों के खिलाफ आंदोलन को।
दोस्तों, पूर्वोत्तर में बड़े पैमाने पर अप्रवासी आए और इससे एक खास समस्या पैदा हुई है। स्थानीय जनता इन्हें बाहरी समझती है और बाहरी लोगों के खिलाफ उनके मन में गुस्सा है। भारत के दूसरे राज्यों या किसी अन्य देश से आए लोगों को यहाँ की जनता रोजगार के अवसरों, राजनीतिक सत्ता के एतबार से एक प्रतिद्वंदी के रूप में देखती है। दोस्तों, स्थानीय लोग बाहर से आए लोगों के बारे में मानते हैं कि ये लोग यहाँ की जमीन हथिया रहे हैं। पूर्वोत्तर के कई राज्यों में इस मसले ने राजनीतिक रंग ले लिया है और कभी कभी इन बातों के कारण हिंसक घटनाएं भी होती हैं। अब बात कर लेते हैं 1979 से 85 तक चले असम आंदोलन की। तो बाहरी लोगों के खिलाफ चले आंदोलनों का ये सबसे अच्छा उदाहरण है दोस्तों। और यहाँ पर यह भी बताया है कि असमी लोगों को संदेह भी था कि बांग्लादेश से आकर बहुत सी मुस्लिम आबादी असम में बसी हुई है। लोगों के मन में ये भावना घर कर गई थी कि इन विदेशी लोगों को पहचान कर उन्हें अपने देश नहीं भेजा गया तो क्या होगा, स्थानीय असमी जनता अल्पसंख्यक हो जाएगी। कुछ आर्थिक मसले भी थे। असम में तेल, चाय और कोयले जैसे प्राकृतिक संसाधनों की मौजूदगी के बावजूद व्यापक गरीबी थी। यहाँ की जनता ने माना कि असम के प्राकृतिक संसाधन बाहर भेजे जा रहे हैं और असमी लोगों को कोई फायदा नहीं हो रहा है। दोस्तों, 1979 में ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन आसू ने विदेशियों के विरोध में एक आंदोलन चलाया। आसू एक छात्र संगठन था और इसका जुड़ाव किसी भी राजनीतिक दल से नहीं था। आसू का आंदोलन अवैध अप्रवासी बंगाली और अन्य लोगों के दबदबे तथा मतदाता सूची में लाखों अप्रवासियों के नाम दर्ज कर लेने के खिलाफ था। दोस्तों, यहाँ पे यह भी बताया है कि आंदोलन की मांग ये भी थी कि 1951 के बाद जितने भी लोग असम में आकर बसे हैं उन्हें असम से बाहर भेजा जाए। इस आंदोलन ने कई नए तरीकों को आजमाया और असमी जनता के हर तबके का समर्थन हासिल किया। इस आंदोलन को पूरे असम में समर्थन मिला। दोस्तों, आंदोलन के दौरान हिंसक और त्रासद घटनाएं भी होती भी हैं। बहुत से लोगों को जान गंवानी पड़ी और धन संपत्ति का नुकसान हुआ। दोस्तों, 6 साल की सतत अस्थिरता के बाद राजीव गांधी के नेतृत्व वाली सरकार ने आसू के नेताओं से बातचीत शुरू की और इसके परिणाम स्वरूप 1985 में एक समझौता हुआ। समझौते के अंतर्गत क्या तय किया गया कि जो लोग बांग्लादेश युद्ध के दौरान या फिर कह लीजिए इसके बाद के वर्षों में असम आए हैं उनकी पहचान की जाएगी और उन्हें वापस भेजा जाएगा। आंदोलन की कामयाबी के बाद दोस्तों, आसू और असम गण संग्राम परिषद ने साथ मिलकर अपने को एक क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी के रूप में संगठित किया। इस पार्टी का नाम असम गण परिषद रखा गया। असम गण परिषद 1985 में इस वायदे के साथ सत्ता में आई थी कि विदेशी लोगों की समस्या को सुलझा लिया जाएगा और एक स्वर्णिम असम का निर्माण किया जाएगा। असम समझौते से शांति कायम हुई और प्रदेश की राजनीति का चेहरा भी बदला, लेकिन आप्रवास की समस्या का समाधान नहीं हो पाया। बाहरी का मसला अब भी असम और पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों की राजनीति में एक जीवंत मसला है। यह समस्या त्रिपुरा में ज़्यादा गंभीर है क्योंकि यहाँ के मूल निवासी खुद अपने ही प्रदेश में अल्पसंख्यक बन गए हैं। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के लोगों में भी इसी भय के कारण चकमा शरणार्थियों को लेकर गुस्सा है। अब बात कर लेते हैं क्या समाहार और राष्ट्रीय अखंडता की। इन मामलों से क्या पता चलता है कि आज़ादी के 6 दशक बाद भी राष्ट्रीय अखंडता के कुछ मसलों का समाधान पूरी तरह से नहीं हो पाया और हमने क्या देखा कि क्षेत्रीय आकांक्षाएं लगातार एक न एक रूप में उभरती रही। कभी कहीं से अलग राज्य बनाने की मांग उठी तो कहीं आर्थिक विकास का मसला उठा, कहीं कहीं से अलगाववाद के स्वर उभरे। 1980 के बाद दोस्तों उसके दौर, वो जो 1980 के बाद का दौर है, उसमें भारत की राजनीति इन तनाव के घेरे में रही और समाज के अलग अलग तबकों की मांगों में पटरी बैठा पाने की लोकतांत्रिक राजनीति की क्षमता की परीक्षा हुई। हमें उदाहरणों से क्या सबक सीख सकते हैं बताइए। पहला और बुनियादी सबक तो यही है कि क्षेत्रीय आकांक्षाएं लोकतांत्रिक राजनीति का अभिन्न अंग है और क्षेत्रीय मुद्दे की अभिव्यक्ति कोई असामान्य अथवा लोकतांत्रिक राजनीति के व्याकरण से बाहर की घटना नहीं है। ग्रेट ब्रिटेन जैसे छोटे देश में भी स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड में क्षेत्रीय आकांक्षाएं उभरी है। स्पेन में बास्क लोगों और श्रीलंका में तमिलों ने अलगाववादी मांग की। भारत एक बड़ा लोकतंत्र है और यहाँ विभिन्नताएं भी बड़े पैमाने पर है, अतः भारत को क्षेत्रीय आकांक्षाओं से निपटने की तैयारी लगातार रखनी होगी। दूसरा सबक यह है कि क्षेत्रीय आकांक्षाओं को दबाने की जगह उनके साथ लोकतांत्रिक बातचीत का तरीका अपनाना सबसे अच्छा होता है। ज़रा 80 के दशक की तरफ नज़र दौड़ाएं तो पंजाब में उग्रवाद का जोर था और पूर्वोत्तर में समस्याएं बनी हुई थी। असम के छात्र आंदोलन कर रहे थे और कश्मीर घाटी में माहौल अशांत था। अब इन मसलों को सरकार ने कानून व्यवस्था की गड़बड़ी का साधारण मामला मानकर के पूरी गंभीरता दिखा दी और बातचीत के जरिए सरकार ने क्षेत्रीय आंदोलनों के साथ समझौता किया। इससे क्या हुआ, सौहार्द का माहौल बना और कई क्षेत्रों में तनाव कम हो गया। मिजोरम के उदाहरण से पता चलता है क्या कि राजनीतिक सुलह के जरिए अलगाववाद की समस्या से बड़े कारगर तरीके से निपटा जा सकता है।
और तीसरा सबक यह है कि सत्ता की साझेदारी के महत्व को समझना सिर्फ लोकतांत्रिक ढांचा खड़ा कर लेना ही काफ़ी नहीं होता दोस्तों। इसके साथ ही विभिन्न क्षेत्रों के दलों और समूहों को केंद्रीय राज्य व्यवस्था में हिस्सेदार बनाना भी उतना ही ज़रूरी है। ठीक इसी तरह यह कहना भी नाकाफ़ी है कि किसी प्रदेश अथवा क्षेत्र को उसके मामलों में स्वायत्तता दी गई, क्षेत्रों को मिलाकर ही पूरा देश बनता है। इसी कारण से देश की नियति के निर्धारण में क्षेत्रों की बातों को वजन दिया जाना चाहिए। यदि राष्ट्रीय स्तर के निर्णयों में क्षेत्रों को वजन नहीं दिया गया तो उनमें अन्याय और अलगाव का बोध पनपेगा। चौथा सबक ये है कि आर्थिक विकास जो है उसके एतबार से विभिन्न इलाकों के बीच असमानता हुई तो पिछड़े क्षेत्रों को लगेगा कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है। भारत में आर्थिक विकास प्रक्रिया का एक तथ्य क्षेत्रीय असंतुलन भी है। ऐसे में स्वाभाविक है कि पिछड़े प्रदेशों अथवा कुछ प्रदेशों के पिछड़े इलाकों को ऐसा लगे कि उनके पिछड़ेपन को प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जाना चाहिए। वे यह भी कह सकते हैं कि भारत सरकार ने जो नीतियां अपनाई हैं उसी के परिणाम से क्षेत्रीय असंतुलन पैदा हुआ। अगर कुछ राज्य गरीब रहे और बाकी तेजी से प्रगति करें तो क्षेत्रीय असंतुलन पैदा हो ही जाएगा, है ना। साथ ही दोस्तों अंतर प्रांतीय अथवा अंतर क्षेत्रीय अप्रवास में भी बढ़ोतरी होगी। अब सबसे आखिर बात यह है कि इन मामलों से हमें अपने संविधान निर्माताओं की दूरदृष्टि का भी पता चलता है। वे विभिन्नताओं को लेकर अत्यंत सजग थे। हमारे संविधान के प्रावधान इस बात के साक्ष्य हैं कि भारत ने जो संघीय प्रणाली अपनाई है वह बहुत ही लचीली है। अगर अधिकतर राज्यों के अधिकार समान है तो जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान भी किए गए हैं। संविधान की 6ठी अनुसूची में विभिन्न जनजातियों को अपने आचार व्यवहार और पारंपरिक नियमों को संरक्षित रखने की पूर्ण स्वायत्तता दी गई है और पूर्वोत्तर की कुछ जटिल राजनीतिक समस्याओं को सुलझाने में ये प्रावधान बड़े निर्णायक साबित हुए। भारत का संवैधानिक ढांचा ज्यादा लचीला और सर्वसमावेशी है। जिस तरह की चुनौतियां भारत में पेश आई वैसी कुछ दूसरे देशों में भी आई, लेकिन भारत का संवैधानिक ढांचा अन्य देशों के मुकाबले भारत को विशिष्ट बनाता है। क्षेत्रीय आकांक्षाओं को यहाँ अलगाववाद की राह पर जाने का मौका नहीं मिला और भारत की राजनीति ने यह स्वीकार किया है क्या कि क्षेत्रीयता लोकतांत्रिक राजनीति का एक अभिन्न अंग है। अब देखिए, इसको मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। गोवा की मुक्ति। दोस्तों, हालांकि 1947 में भारत में अंग्रेज साम्राज्य का खात्मा हो गया था, लेकिन पुर्तगाल ने गोवा, दमन और दीव से अपना शासन हटाने से इनकार कर दिया। अब ये क्षेत्र 16वीं सदी से ही औपनिवेशिक शासन में था। अपने लंबे शासनकाल में पुर्तगाल ने गोवा की जनता का दमन किया था। उसने यहाँ के लोगों को नागरिकों अधिकारों से वंचित रखा और बलात् धर्म परिवर्तन कराया। आज़ादी के बाद भारत सरकार ने बड़े धैर्यपूर्वक पुर्तगाल को गोवा से अपना शासन हटाने पर रजामंद करने की कोशिश की। गोवा में आज़ादी के लिए एक मजबूत जन आंदोलन चला। इस आंदोलन को महाराष्ट्र के समाजवादी सत्याग्रहियों ने बल प्रदान किया और आखिरकार दिसंबर 1961 में भारत सरकार ने गोवा में अपनी सेना भेजी। 2 दिन की कार्यवाही में भारतीय सेना ने गोवा को मुक्त करा लिया। गोवा, दमन और दीव संघ शासित प्रदेश। दोस्तों, जल्दी ही एक और समस्या उठ खड़ी हुई। महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी के नेतृत्व में एक तबके ने मांग रखी कि गोवा को महाराष्ट्र में मिला दिया जाए क्योंकि यह मराठी भाषी क्षेत्र है। बहरहाल बहुत से गोवावासी गोवानी पहचान और संस्कृत की स्वतंत्र अहमियत बनाए रखना चाहते थे। कोंकणी भाषा के लिए भी इनके मन में आग्रह था। इस तबके का नेतृत्व यूनाइटेड गोवन पार्टी यूजीपी ने किया। 1967 के जनवरी में केंद्र सरकार ने गोवा में एक विशेष जनमत सर्वेक्षण कराया। इसमें गोवा के लोगों से पूछा गया कि आप लोग महाराष्ट्र में शामिल होना चाहते हैं अथवा अलग बने रहना चाहते हैं। इस मसले पर सरकार ने जनता की इच्छा को जानने के लिए जनमत संग्रह जैसी प्रक्रिया अपनाई थी। अधिकतर लोगों ने महाराष्ट्र से अलग रहने के पक्ष में मत डाला। इस तरह गोवा संघ शासित प्रदेश बना रहा और अंततः 1987 में गोवा भारत संघ का एक राज्य बना। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह अध्याय भी समझ में आया होगा और यह वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो मेरी आपसे अपेक्षा है कि आप ज़रूर इस वीडियो के लिंक को शेयर करें अपने दोस्तों, साथियों, मित्रों, सहपाठियों, परिजनों के साथ, ताकि वे लोग भी देख पाएं इस वीडियो को, समझ पाएं इस जानकारी को। आपसे जल्दी मुलाकात होगी अगली नई जानकारी के साथ, नए अध्याय में, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।